तो इस वीडियो में पहले तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव किया था जो कि सब ग्रुप थ्योरम से रिलेटेड था, जिसमें नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में था, नॉर्मल सब ग्रुप के कंडीशन के बारे में था। तो बेसिकली वो थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड था और हम लोगों ने उसका प्रूव किया था दो तरीक़ों से। एक तो जी इनवर्स एच जी को, जो जी इनवर्स एच जी था वो कैपिटल एस से बिलोंग था, जिसको हमने ट्रू मान लिया था और फिर एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव किया था। और एक था जिसमें नॉर्मल एक फैक्ट को पहले इसको ट्रू मान लिया गया कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है और जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच प्रूव करके दिखा दिया गया था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और मैंने एक छोटा सा टॉपिक और बताया था, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, लास्ट वीडियो में। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप में क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, और अगर यही नंबर फाइनाइट है तो हमारा ग्रुप फाइनाइट होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम और पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम, और ये बहुत ही आसान है प्रूव करना। तो पहला लैग्रेंजेस थ्योरम क्या है? द ऑर्डर ऑफ, क्योंकि एग्जाम में आता है कि स्टेट द लैग्रेंजेस थ्योरम एंड प्रूव आल्सो, तो ये स्टेट करना भी आना चाहिए, बताना भी आना चाहिए कि व्हाट इज लैग्रेंजेस थ्योरम। तो पहले द ऑर्डर ऑफ ईच subgroup of a finite group G is divisor of the order of the group G। तो थियरम में भी कुछ ऐसा नहीं कि जो ना समझ में आए, क्योंकि देखिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अभी आपने पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, और द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, हर एक सब ग्रुप की बात कर रहा है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर G का ऑर्डर O ऑफ G इज इक्वल टू 16 है और इसके सब ग्रुप मान लीजिए H1, H2, H3 ऐसे हैं बहुत सारे, तो ऑर्डर ऑफ दीज सब ग्रुप व्हाट में बी, क्योंकि क्या लिखा गया है? द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि सबसे छोटा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 8 हो सकता है, एंड फाइनली इटसेल्फ जो सब ग्रुप, क्योंकि एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। तो अगर H5 हमने लिया जो कि G के बराबर है, तो 16, बिकॉज this 16 have only these divisors, so the order of the group, order of the subgroup related to this group G will be either 1 or 2 or 4 or 8 or 16। मतलब इस 16 में से जो एलिमेंट्स लेकर हम सब ग्रुप बना रहे हैं उसके अंदर या तो सिंगल एलिमेंट होगा, आई थिंक सिंगल एलिमेंट होगा, मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, दैट विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकेंड जो है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अगर कुछ और है तो सब ग्रुप, जो सब ग्रुप आपने बनाया है, सबसेट बनाया है, वो सब ग्रुप की कंडीशन को मेट नहीं करेगा। कोई ना कोई, जैसे उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का होना मैंडेटरी है, जितने भी एलिमेंट हैं उसके हर एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट होने ज़रूरी हैं, तो कोई ना कोई उसमें छूट जाएगा, इस वजह से सब ग्रुप का कंडीशन मेट नहीं होगा। तो प्रूफ में इसके देखिए,
कि अगर आप, हम सबसे पहले कुछ सपोज कर लेते हैं, मैं प्रूफ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्रूफ लेट H be any subgroup of order small m of a finite group capital G of order n. We consider the left decomposition of G relative to H, और H को हमने सपोज किया लेट H इज इक्वल टू स्मॉल h1 h2, क्योंकि उसके अंदर इसका ऑर्डर आपने m सपोज किया है, तो h1 h2 सो ऑन h m एलिमेंट हम लोग ले लेंगे इसके अंदर। और इसका जो लेफ्ट कंपोजिशन, अब यहाँ पे एक सपोज करिए कि लेट ए स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल G, तो लेफ्ट कोसेट क्या होगा, व्हाट इज लेफ्ट कोसेट? लेफ्ट कोसेट विल बी इक्वल टू AH इज इक्वल टू AH1 AH2 सो ऑन AHM। केवल ये लेफ्ट में इसके साथ हो जाएगा स्मॉल ए, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट आपने पढ़ा ही है। तो इसके बाद जो है फॉर वी हैव, चूंकि ये सब के सब जो हैं दीज, जो जितने भी ये लेफ्ट कोसेट के एलिमेंट हैं, ये सब के सब एक दूसरे से अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सीधी सी बात है, H1 H2 HM ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट थियरी में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो ये आपस में डिस्टिंक्ट हैं, तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, वो भी एक दूसरे से अलग ही होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये फैक्ट जो है देन AH1 AH2 so on AHM will be distinct elements, एक दूसरे से अलग एलिमेंट्स होंगे। और ये जान लीजिए कि इसका मतलब है, इम्प्लाइज दैट, ये स्टेटमेंट जो है कि अगर बाय द वे कि कोई दो इक्वल हो गए, अगर इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यही दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये होगा HI और HJ भी आपस में इक्वल है, तब डिस्टिंक्ट नहीं रह पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें कि अगर आप इसमें इस H के अंदर m एलिमेंट्स लिए, तो आपने देखा था कि इसके अलग अलग कोसेट्स बना के आप उसका अगर यूनियन करते हैं तो ओरिजिनल वाला सेट बन जाता है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। बस यही एक पॉइंट इसमें ध्यान में देना है कि अगर इसके अलग अलग, जैसे आपने जब पहली बार पढ़ा था तो उसमें एक टॉपिक पढ़ा था इंडेक्स पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप। तो इंडेक्सिंग जब आपने पढ़ा था तो उस वक्त कोसेट के बाद ही तुरंत पढ़ाए थे, तो उसमें याद होगा आप लोगों को कि जितने भी कोसेट बनते हैं इससे रिलेटेड, मतलब आप एक ही वैल्यू चेंज कर करके जितने भी कोसेट बनाएंगे तो एक समय के बाद वो फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं।
और जितने डिस्टिंक्ट बनते हैं अगर उनका यूनियन करें तो मेन आपका बन जाता है जो जी बन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे चूंकि n ऑफ g जो है, n ऑफ g ओ ऑफ g वो n के बराबर है, और ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप है h उसमें m एलिमेंट हैं। तो अगर मान लीजिए कि there are small k distinct left cosets, अगर लेफ्ट कोसेट्स हैं विथ ऑफ सब ग्रुप G विथ ऑफ सब ग्रुप G, तो अगर लेफ्ट कोसेट्स कुल डिस्टिंक्ट स्मॉल के हैं तो ये समझिए कि सभी में सिंस हर एक लेफ्ट कोसेट में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, जितना इस सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट है यम एलिमेंट है, तो जितने भी लेफ्ट कोसेट्स हैं तो जितने भी लेफ्ट कोसेट हैं उसके अंदर सबके अंदर स्मॉल यम एलिमेंट्स ही होंगे, एक भी एक्स्ट्रा ना एक भी कम। तो यहीं पे एक छोटा सा इक्वेशन बनेगा कि आप ये अगर दिमाग में रखे हैं कि जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट बनते हैं अगर उनका आप यूनियन करते हैं, जैसे वो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा h+1 h+0 ऐसे करके यूनियन निकला था, और h+2 इन सब का जब यूनियन आपने किया था तो फाइनली आपका जो G था जिस ग्रुप से रिलेटेड ये कोसेट है वो ग्रुप फॉर्म हो गया था, आप लोगों को याद होगा। तो वैसे ही जितने भी ये लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं उसको अगर आप यूनियन करेंगे तो G बनेगा। अब है क्या उसका सेंस कि यानी कि जितने भी लेफ्ट कोसेट डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं उनके ऑर्डर का सम G के बराबर होगा, हेंस सम ऑफ ऑर्डर, सिंस लिख दे रहे हैं, सिंस सम ऑफ ऑर्डर ऑफ दीज डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो निश्चित तौर पे इसका मतलब हुआ कि m प्लस m, क्योंकि अगर इस H में m एलिमेंट्स हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप में इसके करेस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट कोसेट्स हैं उस सब में m ही एलिमेंट होंगे। तो चूंकि यहाँ पे k आपने सपोज किया है, लेट देयर आर स्मॉल k डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ सब ग्रुप G, यहाँ लेट लिख दे रहे हैं। तो अगर आपने ये सपोज किया है कि k है तो हर एक में एक भी एलिमेंट न एक्स्ट्रा ना ही कम, न लेस होगा न ज़्यादा, मतलब न कम होगा न ज़्यादा होगा, हर एक में स्मॉल यम एलिमेंट्स आएंगे। तो m प्लस m सो ऑन स्मॉल k टाइम्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n के बराबर, ठीक है। तो अब यहां से क्या चीज बाहर आई कि स्मॉल के m विल बी इक्वल टू n, k इज इक्वल टू n अपॉन m हो जाएगा। अब यहां पे आप कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट क्या लिख सकते हैं, सिंस k इज इंटीजर, k इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस k इंटीजर है, या एक ही लाइन में लिख देते हैं सिंस k n m सब के सब इंटीजर हैं, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस m इज डिवीजर ऑफ n
एंड हेंस क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो लैग्रेंजे थ्योरम में एक तो थ्योरम ही भी बहुत आसान है, उसमें कुछ समझना नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। लैग्रेंजे थ्योरम में यही कहा गया है कि एनी सब ग्रुप ऑफ जी, divisor order of any subgroup of group G will be always divisor of order of that group। तो उस ग्रुप, जिस ग्रुप का सब ग्रुप है H, उस H का जो ऑर्डर है वो डिवीजर होगा किसका, ग्रुप का, ग्रुप के ऑर्डर का। अगर ये ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप H लिया, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ H से, तो ये K मिलेगा जो कि एक इंटीजर होगा, तभी आप डिवीजर कह सकते हैं। अगर ये इंटीजर नहीं है, K स्मॉल के इंटीजर नहीं है, तब आप H के ऑर्डर को, G के ऑर्डर, H के ऑर्डर को डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इंटीजर किसी भी तरीके से प्रूव कर ले गए इसको डिवाइड करने, क्योंकि आप यहाँ देखो ये क्या आया है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही आया है, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ H है। वही चीज आपने प्रूव करके दिखा दिया है। तो जब इस चीज को प्रूव कर लेंगे तो जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। और उसके लिए आपने क्या किया, आपने ये सपोज किया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो सब ग्रुप होता है उससे जब लेफ्ट कोसेट्स बनाते हैं या राइट कोसेट, एट ए टाइम किसी एक ही का बात करेंगे, चाहे लेफ्ट का चाहे राइट का, तो लेफ्ट कोसेट के जितने भी बनाएंगे उतने ही एलिमेंट लेफ्ट कोसेट्स के अंदर, हर एक लेफ्ट कोसेट्स के अंदर, क्योंकि लेफ्ट कोसेट वेरी कर सकता है, इट विल डिपेंड्स अपॉन विच एलिमेंट्स वी हैव सेलेक्टेड फ्रॉम जी। तो जी से जो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपके कोसेट्स बनेंगे, लेकिन जितने भी बनेंगे सब में एलिमेंट्स उतने ही आएंगे जितने आपके सब ग्रुप के अंदर हैं। तो हर एक अलग अलग बना, लेकिन सबके अंदर यम एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये पता है कि एक समय के बाद आप भले स्मॉल ए को चेंज करिए, बदलिए, लेकिन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इंडेक्स वाली जो टॉपिक पढ़ाया था वहां पे देख लीजिएगा, रिपीट होने शुरू हो जाए, उसमें से कुछ ही डिस्टिंक्ट होते हैं। तो जो डिस्टिंक्ट होते हैं, अगर वो आपने सपोज कर लिया कि देयर आर सच डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट विथ रिस्पेक्ट टू सब ग्रुप H ऑफ G इज स्मॉल के, सो और ये भी पता है कि इन सबका यूनियन करेंगे, जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन रहे हैं लेफ्ट कोसेट, तो आपका यूनियन करने के बाद क्या फॉर्म होता है, वही ग्रुप, जिस ग्रुप के रेफरेंस में इस सब ग्रुप और लेफ्ट कोसेट की बात कर रहे हैं, और उसमें स्मॉल n एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन करने के बाद वही अगर बन रहा, तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे इन लेफ्ट कोसेट में, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट में जितने एलिमेंट हैं, दोनों के सम इक्वल होंगे। तो इसको ऐड करेंगे k टाइम्स, तो km इक्वल टू n, k इक्वल टू n अपान m, और k एक इंटीजर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि संख्या जो होती है एलिमेंट्स, काउंट कभी नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकता है, एलिमेंट्स का काउंट है। तो ये n अपान m आपका इंटीजर आ जाएगा, और इस तरीके से m डिवीजर प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।